ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 13 और उसकी लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस। इसके बाद मोज। मोज समझते हो, मजा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस है। तो देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस इसके अंदर मिक्स मिलेंगे। हमने बेस थ्योरम भी देखी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा और रैंडम वेरिएबल भी देखा। मतलब अलग अलग तरह के टॉपिक हमने देखे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी देखी। तो यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात याद दिला देता हूँ 11th क्लास की। अगर अच्छे से मेहनत करिए तो शायद वो बात याद हो और शायद ना भी हो, क्योंकि वो बात काफी पुरानी है। जब 11th क्लास की शुरुआत होती है ना, तब वो बात बताई जाती है। तो उसमें तो और अब में बहुत गैप हो गया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक बार बात बता देता हूं। देखो, तुमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सबसेट। 11th क्लास में चैप्टर 1 होता है सेट, और उसके अंदर ये एक टॉपिक होता है सबसेट। सबसेट का क्या निशान होता है? सबसेट का निशान होता है ऐसा कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ए एक सबसेट है किसका? बी का। देखो, ए इज अ सबसेट किसका? ऑफ बी, बी का। ए एक सबसेट है बी का, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा भी तो हो सकता है, ए सबसेट है बी का। यही बात मैंने यहां पर बोली कि बी सबसेट है ए का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां पर उल्टी बात हो गई। यहां पर मैं कह रहा हूं कि ए एक सबसेट है बी का, और उधर बोल रहा हूं कि बी एक सबसेट है ए का। ठीक है, मैंने दो बातें तुम्हें बताई। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूं। सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट। बोर्ड पे देखो, सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। वैसे तो अब मैं तुम्हें इतना कुछ नहीं बताऊंगा सबसेट के बारे में, क्योंकि हमें बस एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेट नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन उतनी बात बता देता हूं जिससे कि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, और इसका क्या मतलब हुआ? बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। ठीक है, तो देखो जब ए सबसेट होता है ना बी का, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए आता है। जब ए सबसेट होता है बी का, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए आता है, और जब बी सबसेट होता है ए का, तब ए और बी का इंटरसेक्शन बी आता है। ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो नंबर 1 बात और नंबर 2 बात, ठीक है। इन दोनों बातों को जैसे मैंने बोर्ड पर बनाया है ना, बिल्कुल इसी तरह से अपने रजिस्टर के मिसलेनियस के शुरू होने से पहले पहले नोट कर लो, ये बातें काम आएंगी। देखो, काम तो बस ये वाली बात आएगी। वो वाली बात मैंने क्यों लिखवा दी? जरूरी थोड़ी ना है क्वेश्चन ऐसा ही हो, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। तो बातें तो तुम दोनों ही कॉपी कर लेना, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन हमें मिलने वाला है ना, वो यहां से मिलने वाला है। देखो, सुनो मेरी बात को ध्यान से। छोटी सी एक बात याद रखो कि अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए बी का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा? ए के बराबर। और अगर बी सबसेट है ए का, तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा? बी के बराबर। बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें यह भी नहीं पता ना कि सबसेट का क्या मतलब होता है, तो जरूरत ही नहीं है जानने की, मत जानो। सिर्फ इतनी सी बात जानो कि ए सबसेट है बी का, तो इंटरसेक्शन किसके बराबर है? ए के बराबर है। फॉर्मूला समझ लो इसको, फॉर्मूला। अब ये कैसे कैसे होता है वो तो 11th क्लास की बातें है ना, इतना ज्यादा बताने की और सुनने की और समझने की जरूरत नहीं है। अभी मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो इंटरसेक्शन बराबर होगा ए के, और अगर बी सबसेट है ए का, तो इंटरसेक्शन बराबर होगा बी के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ए और बी दो इवेंट हैं। सच दैट में क्या है? सच दैट में ये बताया है कि ए की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। ए की प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो है।
नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं है, कुछ भी हो सकती है। हो सकता है 0.5, हो सकता है 0.8, हो सकता है 0.3, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है फाइंड करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। क्या बोल रहा है, फाइंड करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो मैंने तुम लोगों को लिखवाया था, है ना। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज हमें करने को मिली थी, लेकिन ध्यान रहे, देखो बोर्ड पे, इसको करने से पहले क्वेश्चन ने दो पार्ट बता रखे हैं। पहले फर्स्ट पार्ट पर गौर करो। उसने बोला है फर्स्ट पार्ट में कि ए सबसेट है, ए सबसेट है किसका, बी का। बताओ, यही बात तो समझाई थी अभी मैंने तुमको अभी यही बात तो समझाई है। क्या समझाया है, कि ए सबसेट है बी का। अब बस मुझे इतनी सी बात बता दो कि अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये हुआ ना कि ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन करवाया, है ना। अगर ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, तुम सोच रहे होंगे हम इसका क्या करेंगे, हमसे तो ये पूछा है, बिल्कुल हमसे यही पूछा है और निकालेंगे भी यही। लेकिन जब तुम इसको निकालोगे ना, उसमें तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देखो कैसे, मैं इधर करके दिखाता हूं। बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था ऊपर तो आता है दोनों का इंटरसेक्शन, नहीं, ऊपर क्या आता है, ऊपर तो आता है दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आता है, नीचे आती है गिवन वाले की प्रोबेबिलिटी। और देखो गिवन क्या है, ये जो स्लैश के बाद लिखा हुआ होता है ना, ये जो स्लैश के बाद लिखा हुआ होता है ये होता है गिवन। और गिवन क्या है, गिवन है ए, तो ए की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई। तो देखो ये बात है, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं हमने पूरा चैप्टर कर लिया है और वहां पर हमने कितनी कितनी बार ये टॉपिक करा है कि कौन सी चीज गिवन होती है। ठीक है, तो ये बातें तुम्हें पहले से ही मालूम होंगी और पक्का मालूम होंगी। दोनों का इंटरसेक्शन आ गया ऊपर और गिवन वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई नीचे। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमको यहां पर ये बोला था कि ए बी का सबसेट है, और मैंने तुमको बोला कि अगर ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये बात मैंने लिखवा भी दी अभी कि इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, ए के बराबर। देखो बोर्ड पे, अगर इंटरसेक्शन ए के बराबर है तो अगर मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो ए की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना भाई। अगर इंटरसेक्शन किसके बराबर है, अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू, अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू ए के बराबर है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी ए के बराबर ही होगी। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। देखो जब दो सेट ही आपस में बराबर हैं, देखो ये क्या है, ये भी तो एक सेट है और ये क्या है, ये भी एक सेट है। जब दोनों के दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी तो बराबर होगी। तो देखो इसी का इस्तेमाल करना है हमें। इधर देखो, बताओ ऊपर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन ने बताई नहीं है। देखो जरा क्वेश्चन को पढ़ के, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने हमको नहीं दी, कोई बात नहीं। देखो ये रही इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, ए के बराबर है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए के बराबर है तो उसमें डाल दो, ये लो ऊपर डाल दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नीचे भी डालूंगा, नहीं नीचे मत डालना, नीचे ऐसे ही रहने दो। तभी तो हमने इसको ए की प्रोबेबिलिटी बनाया है ताकि ये कट जाए, और देखो ये कट रहा है। ए की प्रोबेबिलिटी ऊपर, ए की प्रोबेबिलिटी नीचे, प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी कट जाएगा। तो बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आएगा, 1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 1, और ये आंसर है हमारे फर्स्ट पार्ट का।
तो देखो मिसलेनियस में यही होता है, थोड़े अतरंगी से क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुश्किल होते हैं। अच्छा, अभी इसका सेकंड पार्ट और बाकी है। देखो सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चन ने हमसे इसी की वैल्यू पूछी है, लेकिन सेकंड पार्ट में एक फायदा मिल गया। फर्स्ट पार्ट में उसने हमें इंटरसेक्शन तो नहीं दिया था, लेकिन सेकंड पार्ट में उसने हमें इंटरसेक्शन दे रखा है। देखो ए और बी का इंटरसेक्शन कितना है, 5 है। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है। मालूम है ना, इसको 5 बोलते हैं। और सेट की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, नल सेट। सेट की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, नल सेट। अब मैं तुम्हें सेट की भाषा के बाद प्रोबेबिलिटी की भाषा और बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, देखो जब कोई सेट नल होता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। पता नहीं ये बात मैंने बताई है या नहीं बताई है, बताई है तो अच्छी बात है, और नहीं बताई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना, जब भी कोई सेट कैसा होता है, नल सेट होता है, मतलब खाली होता है, खाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो देखो इंटरसेक्शन क्या बताया था, नल। इंटरसेक्शन क्या बताया था, नल सेट बताया था। तो उस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। जब भी कोई सेट नल सेट होता है, तो उस नल सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने तो इसकी वैल्यू पूछी थी, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। निकाल देते हैं, बोर्ड पे देखो जरा। तो P गिवन A, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और गिवन वाले की प्रोबेबिलिटी नीचे। देखो बोर्ड पे, गिवन फिर से वही है A, क्योंकि पार्ट भी वही है पहले वाला। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने हमें इंटरसेक्शन नहीं दिया था, सेकंड पार्ट में उसने हमें इंटरसेक्शन दे रखा है। देखो बताओ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तुमने क्या बनाई है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तुमने 0 बनाई है ना। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तुमने 0 बनाई है, डाल दो फिर बनाइए। तो देखो ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी 0, और नीचे क्या आएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, नीचे कुछ भी नहीं आएगा। बताओ जब ऊपर वाला नंबर 0 होता है, ऊपर वाला नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यानी कि सेकंड पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आया है 0। सेकंड पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए। तो देखो बस थोड़ी से सेट की नॉलेज थी और कुछ नहीं है। किस चीज का खेल था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की खासियत यह है कि इसी तरह का क्वेश्चन है ना, हमने एक्सरसाइज में भी कर लिया था। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी करा था। ठीक है, लेकिन क्या करें, मेरी आदत है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। क्योंकि देखो कोई सी भी चीज बार बार टीचर के कराने से, तुम्हारे खुद के करने से, समझने से, लिखने से, पढ़ने से नुकसान नहीं देती। टाइम तो भले ही लगता है, ये बात तो पक्की कि टाइम लगेगा भाई, दोबारा पढ़ोगे तो लगेगा टाइम, तीसरी बार पढ़ोगे तो फिर टाइम तो लगेगा। अब ये भी तो देखो, टाइम लगाने से तुम्हें फायदा भी तो मिल रहा है, माइंड के अंदर रिवीजन भी तो हो रहा है। तो माइंड को जितना ज्यादा रिवीजन में डालोगे, उतना ज्यादा वो एक्टिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। ये कह रहा है एक कपल है और उस कपल के 2 बच्चे हैं। कपल समझते हो, कपल मतलब पेरेंट्स, है ना, माता पिता, मदर फादर। पेरेंट्स में तो भाई मदर फादर ही होते हैं, मदर मदर थोड़ी ना होते हैं, या फादर फादर थोड़ी ना होते हैं। तो एक कपल है और उस कपल के 2 बच्चे हैं। अब देखो 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे तो कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है दोनों लड़के हो सकता है दोनों लड़कियां हो सकता है पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो और दूसरा बच्चा लड़का हो। आ गया होगा ये याद, है ना, ये वाला क्वेश्चन याद आ गया होगा, एक्सरसाइज में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बस अब थोड़ा सा
उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन के हल्के से तरीके में फर्क आ गया है बस वहां पर। खैर जो भी है कर लेते हैं अब इसको। अ कपल हैज टू चिल्ड्रन, कपल के दो बच्चे हैं। अब देखो दो पार्ट में प्रोबेबिलिटी इसने हमसे पूछी है, तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, सैंपल स्पेस। तो पहले ना पार्ट्स पढ़ने से पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में देखो क्या क्या बनेगा। अभी मैंने बताया कि उसके दो बच्चे हैं, तो दो बच्चों का क्या मतलब हुआ, ऐसा हो सकता है ना कि दोनों के दोनों लड़कियां हों, है ना, मतलब कि गर्ल गर्ल, जी जी, ठीक है। ऐसा हो सकता है दोनों के दोनों लड़के हों, बीवी, बॉयज बॉयज। ऐसा हो सकता है कि पहला बच्चा लड़की, दूसरा बच्चा लड़का, पहला बच्चा लड़का, दूसरा बच्चा लड़की, ठीक है, ये बन गए। बताओ क्या इनके अलावा कुछ और पॉसिबल है, नहीं, इनके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बस यही हो सकता है। या तो दोनों बच्चे लड़कियां हो गए उसको, या दोनों बच्चे लड़के हो गए, या फिर पहला बच्चा उसका लड़की था, दूसरा बच्चा लड़का, या पहला बच्चा लड़का, दूसरा बच्चा लड़की, ठीक है। अब पढ़ेंगे पार्ट्स। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल्स। बोर्ड पे देखो, उसने बोला है बोथ आर मेल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर मेल्स। तो बताओ ये कह रहा है कि दोनों के दोनों बच्चे लड़के होने चाहिए, मेल मतलब लड़के, मेल मतलब लड़के, दोनों के दोनों बच्चे क्या होने चाहिए, लड़के होने चाहिए। तो इसको हम मान लेंगे पहला इवेंट। पहला इवेंट क्या माना, पहला इवेंट माना बोथ आर मेल्स, बोथ आर मेल्स। बात समझ में आ गई। तो बताओ इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बोथ आर मेल में। देखो बताओ क्या ये बोथ आर मेल हैं, क्या ये दोनों के दोनों लड़के हैं, नहीं। क्या ये दोनों के दोनों लड़के हैं, हाँ, तो बी कोमा बी, है ना। बताओ क्या ये दोनों के दोनों लड़के हैं, नहीं। क्या ये दोनों के दोनों लड़के हैं, नहीं। बताओ इसके अलावा कुछ और आया, नहीं, बस यही एक आया ना, बिल्कुल ठीक। तुम सोच रहे होंगे मैंने क्वेश्चन अधूरा क्यों छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे। देखो मैंने ना अभी तुम्हें फर्स्ट पार्ट पढ़वाया था, एक बार फिर से पढ़वा रहा हूं फर्स्ट पार्ट, ध्यान से सुनना और देखना। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। ये कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि दोनों बच्चे क्या होने चाहिए, लड़के। तो पहले तो मैंने इसी को एक इवेंट मान लिया, ए इवेंट, और जिसमें क्या था, जिसमें ये था कि दोनों के दोनों मेल होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लड़के होने चाहिए। तो लड़कों का मतलब है बीवी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इफ इट इज नोन, इस पर अंडरलाइन कर लो, ये जो शब्द आया है ना नोन, नोन पर अंडरलाइन कर लो। और मैंने नोन का मतलब पहले भी बता दिया होगा, नोन का मतलब होता है गिवन। नोन का मतलब क्या होता है, नोन का मतलब होता है गिवन। ये आगे वाला इवेंट, ये आगे वाला इवेंट हमारा कौन सा इवेंट है, गिवन वाला। ये जो नोन के बाद वाला इवेंट लिखा हुआ है ना, ये जो नोन के बाद वाला इवेंट लिखा हुआ है, ये हमारा कौन सा इवेंट है, गिवन वाला इवेंट है। इस पर छोटा सा अंडरलाइन करके लिख लेना गिवन, ठीक है। अब देखते हैं इवेंट क्या है। तो तुम्हें मालूम है गिवन वाले इवेंट को मैं दूसरे नाम से दिखाऊंगा। देखो एक इवेंट तो ए बोला, दूसरे इवेंट को बी बोल दो, क्या दिक्कत है। अब देखते हैं इवेंट क्या है। अब जरा इवेंट पढ़ते हैं, अभी मैंने इवेंट नहीं पढ़ा, अब पढ़ूंगा। देखो क्या था, इफ इट इज नोन दैट, आगे है इवेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। इवेंट ये है कि एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज मेल। इवेंट ये है, इवेंट क्या है, इवेंट ये है कि एटलीस्ट एक बच्चा क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। देखो बोर्ड पे मैंने बोला कि तुम्हें एटलीस्ट 3 आइसक्रीम खरीदनी पड़ेगी। एटलीस्ट कितनी आइसक्रीम खरीदनी पड़ेंगी, 3 आइसक्रीम, कम से कम 3 आइसक्रीम।
तुम दुकानदार के पास गए और तुमने दुकानदार से बोला कि मुझे 2 आइसक्रीम दे दो, तो दुकानदार ने मना कर दिया। दुकानदार ने बोला नहीं जी, कम से कम 3 खरीदनी पड़ेंगी आपको, कम से कम। तो बताओ, जब तुम 3 खरीदोगे तब तो वो दे देगा। क्या 5 खरीदोगे दे देगा? बिल्कुल दे देगा। वो कह रहा है कम से कम 3 है, ज्यादा से ज्यादा तो जितनी मर्जी खरीद लो, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी खरीद लो। मतलब 3 आइसक्रीम भी मिल जाएंगी, 4 भी मिल जाएंगी, 5 भी मिल जाएंगी, 6 भी मिल जाएंगी, मतलब कितनी भी चलेंगी, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकती। 3 से कम नहीं हो सकती तुम्हारी आइसक्रीम। तो देखो ये कह रहा है एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक बच्चा क्या होना चाहिए? लड़का होना चाहिए। तो देखो वोट पे ये कह रहा है एक चाइल्ड क्या होना चाहिए? लड़का। तो बताओ एक चाइल्ड लड़का चल जाएगा, अगर दोनों के दोनों लड़के हो जाए चलेगा? अभी मैंने समझाया कि कम से कम एक बच्चा मेल होना चाहिए, कम से कम एक बच्चा क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों मेल हुए तो चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखो इसके अंदर क्या एक लड़का है? देखो ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, ये भी फीमेल, वो भी फीमेल, नहीं चलेगा। क्या ये चलेगा? इसके अंदर तो 2 लड़के हैं और उसने कहा था कि कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए, और यहां पर तो दोनों लड़के हैं, चल जाएगा। बीवी। अब ये देखो पहला बच्चा फीमेल, दूसरा बच्चा मेल, ये चलेगा? बिल्कुल। इसके अंदर कितने मेल हैं? इसके अंदर एक मेल है, और क्वेश्चन ने बोला था, देखो क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज मेल, कम से कम एक चाइल्ड तो मेल होना ही चाहिए। तो देखो एक चाइल्ड मेल है, देखो एक बच्चा लड़का है ना, यहां पर एक लड़के वाला ले लो, जीवी। और बताओ बीजी चलेगा? इसमें भी एक बच्चा लड़का है ना, इसमें भी एक बच्चा लड़का है, बीजी। बीजी को भी ले लो, ये लो जी, बीजी भी ले लिया। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है इस क्वेश्चन को पढ़कर ये बात तो पता चल गई होगी, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और तुम्हें ये भी ध्यान होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए होता है। तो हाथों हाथ है ना इंटरसेक्शन भी बना लो। देखो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो मुझे बताओ ए के अंदर ये है और बी के अंदर ये है, क्या कुछ ऐसा है जो दोनों में है? बिल्कुल। देखो बी भी इधर भी है, बी भी इधर भी है, तो बी भी दोनों में है। बोथ आर बॉयज और बोथ आर बॉयज, तो बी भी दोनों में है। क्या कुछ और है दोनों में? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दोनों में कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें मालूम होगा इनकी प्रोबेबिलिटीज भी चाहिए होती है। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, बताओ ए की प्रोबेबिलिटी, फिर यहां पर निकालना बी की प्रोबेबिलिटी, यहां पर निकालना इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। देखो बोर्ड पे कितना आसान है प्रोबेबिलिटी निकालना, एक ही निकालनी है। ए में कितने हैं? एक ही तो है। ए में पूरा का पूरा आउटकम कितना है? ए के अंदर पूरा का पूरा आउटकम एक ही है, तो 1। और टोटल आउटकम कितने? देखो 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम है 4। अब नीचे बी का बताओ। देखो बी में कितने फेवरेबल हैं? 1 2 3, और टोटल कितने? 4। अब नीचे इंटरसेक्शन का बताओ, इंटरसेक्शन के अंदर कितने? 1, और टोटल कितने? 4। ए के इंटरसेक्शन में इस तरह से ये प्रोग्राम है। तो इस तरह से हमने सबकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मुझे बताओ बी था ना गिवन, मैंने बात बताई थी ना भी क्वेश्चन कराते हुए, ये वाला इवेंट था गिवन। तो देखो फॉर्मूला बनेगा इसका, मैंने बता रखा है कि जो चीज गिवन होती है उसे स्लैश के बाद लिखते हैं, है ना। उस एक्सरसाइज में मैंने हर एक बात बारीकी से बता रखी है तुम्हें। जोन सा इवेंट गिवन होता है
जो इवेंट गिवन होता है, गिवन वाले इवेंट को स्लैश के बाद लिखते हैं, स्लैश के बाद। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो गिवन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो आती है ऊपर और जो चीज गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी आती है नीचे। हाँ, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो ये रही इंटरसेक्शन की 1/4, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बी की प्रोबेबिलिटी ये रही 3/4। तुम कहोगे ए की प्रोबेबिलिटी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कोई बात नहीं, निकाल दिया तो क्या हो गया, क्या हमने कोई गुना कर दिया निकाल कर, नहीं। ठीक है, निकाल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हें मालूम है नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 का कितना हो जाएगा, बोलो, सॉरी 3/4 का कितना हो जाएगा, 4/3, 4/3। तो देखो 4 से तो 4 कट गया, यहां से बच गया 1 और वहां से बच गया 3, तो आंसर क्या आ गया, 1/3। बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसका सेकंड पार्ट है, वो तुम आसानी से कर पाओगे।